हाँ, तो आज क्या देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है, जो हिंदी के सीजीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन ना व्यापम पूछेगा, इसकी गारंटी बहुत कम है, लेकिन हाँ, अगर वो नेक्स्ट अपग्रेड करे खुद को तो ये पूछ सकता है। लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि किसके लिए है, सीजीपीएससी मेंस के लिए है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से वो पैटर्न बदल रहा है वो जाएगा इस, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, क्या है संगम। संगम जैसे हिंदी में अगर हम देखें, भाषा को छोड़ दें तो बाकी में संगम का क्या अर्थ होता है, मिलन। जैसे नदी, इंद्रावती और महानदी का मिलन, गोदावरी का। इधर से क्या आई, इंद्रावती इधर से आती है ऐसे, ये क्या है इंद्रावती, और ये क्या है गोदावरी। ये क्या है जगह, भद्रकाली, भद्रकाली। और इसी के आसपास ये मिलन होता है इनका, इंद्रावती और, अच्छा मैं इंद्रियवती लिख दिया क्या, ठीक 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 ठीक। हाँ, तो इंद्रावती और गोदावरी का ये मिलन होगा भद्रकाली के आसपास में। और ये क्या है फिर संगम, अब ये नदियों का मिलन है तो क्या कहलाएगा, नदी संगम, नदी संगम, ठीक। आगे देखें, उच्चारण के समय दो शब्दों के मध्य अल्पकालीन विराम अवस्था को संगम कहते हैं। वहां पे क्या था, मिलन, वहां पे क्या था, मिलन। जबकि यहां पे क्या है, उच्चारण के समय दो शब्दों के मध्य अल्पकालीन विराम अवस्था को क्या कहते हैं, संगम। देखो बिल्कुल भिन्न है उससे, ठीक है। या दो शब्दों के मिलने के बीच जो विराम होता है उसको क्या बोलेंगे, संगम। उच्चारण के समय दो शब्दों के मध्य अल्पकालीन विरामावस्था को संगम कहते हैं। जैसे मैंने दूध पी लिया, यहाँ चारों शब्दों के बीच अल्पकालीन विराम की स्थिति है, अर्थात चारों शब्दों को अलग अलग पढ़ा या लिखा जा रहा है। पी और लिया के बीच से संगम को हटा लिया जावे तो वह नया शब्द पीलिया बन जाएगा, तो एक बीमारी हो गई। हाँ, अब समझे क्या, मैं जा रहा हूं, इसमें मैं जा रहा हूं, इन चारों शब्दों के बीच क्या है, एक विराम है, ठीक है। जैसे इसमें देखो ना, मैंने दूध पी लिया, अब मैंने दूध पी लिया और मैं दूध पी लिया, तो पीलिया जब बोलेंगे अगर विराम नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, पीलिया। और पीलिया क्या है, एक रोग है। पीलिया क्या है, एक रोग है, एक बीमारी है। तो विराम इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विराम के कारण ही हमको लग रहा है कि उसने दूध पी लिया, ना कि वो पी लिया, ठीक है। तो ये जो बीच में विराम है, ये जो बीच में विराम है, इनको क्या बोलेंगे, संगम बोलेंगे, ठीक है। और किसमें होगा ये, उच्चारण में। और लेखन में भी हम अलग करके लिखेंगे, जैसे मैंने को अलग लिखा, दूध को अलग लिखा, ठीक है। हम्म अब इसी को जब पढ़ेंगे, मैंने दूध पी लिया और वह पीलिया से ग्रस्त है, तो यहां पे देखो लिखा तो वही है, यहां भी पीलिया लिखा है, यहां भी पीलिया लिखा है, लेकिन यहां पे क्या नहीं है, संगम नहीं है। इसमें पीलिया में, यहां पे संगम है, इसलिए दोनों अलग हो गए, दोनों का अर्थ अलग हो रहा है। समझ में आया, अरे चलो आगे बढ़े। अब इसमें एक और उदाहरण देखते हैं। अशोक
पुत्र के साथ बाजार गया। अब इसमें देखो सभी अलग अलग नजर आ रहे हैं। अशोक पुत्र के साथ बाजार गया। अब उपरोक्त का क्या अर्थ है कि अशोक नाम का व्यक्ति अपने पुत्र के साथ बाजार गया। अब इसी को लिख दें अशोक पुत्र के रूप में, वाक्य बनावे तो इस प्रकार, अशोक पुत्र श्रीलंका में बुद्ध का संदेश लेकर पहुंचा। अब दोनों को पढ़ो ना आप, दोनों सही हैं अपने आप में, लेकिन दोनों का अर्थ क्या दे रहा है। पहला अर्थ दे रहा है कि अशोक पुत्र के साथ में बाजार गया, मतलब अशोक नाम का कोई व्यक्ति है और वो अपने पुत्र के साथ, अपने बेटे के साथ बाजार गया। दूसरा, अशोक पुत्र श्रीलंका में बुद्ध का संदेश लेकर पहुंचा। अशोक पुत्र मतलब यहाँ पे अशोक नहीं है, अशोक का बेटा है। तो अशोक का बेटा कहाँ गया? श्रीलंका गया। ठीक है, क्या नाम था अशोक के बेटे का? क्या नाम था जी अशोक के बेटे का? इसका सेंस क्या बन रहा है? ये किसको शो कर रहा है? महेंद्र को। महेंद्र अशोक का बेटा था, ठीक है, और बेटी संघमित्रा। ठीक है, तो अशोक पुत्र श्रीलंका में बुद्ध का संदेश लेकर पहुंचा। तो संघमित्रा और उसका बेटा महेंद्र दोनों कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। हिस्ट्री का पोर्शन है, पढ़ाऊंगा जब हिस्ट्री में आऊंगा। तो इसका अर्थ है अशोक का पुत्र श्रीलंका में बुद्ध का संदेश लेकर पहुंचा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अशोक श्रीलंका नहीं पहुंचे, बल्कि उसका बेटा श्रीलंका पहुंचा। यह है संगम का खेल। ठीक है, चलो आगे। तान, टोन जिसको बोलते हैं। तान या टोन स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन या घोष के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तान। इसका अर्थ है मुख विवर से निकलने वाली वह ध्वनि जो लय से युक्त होती है। तान को सुर भी कहते हैं। वस्तुतः यह एकाधिक ध्वनियों से शब्द बनता है। जब तान शब्द स्तर पर होता है। तानसेन सुने हो? क्यों फेमस थे? हाँ, अपने स्वर के कारण, या इसको बोलते हैं सुर, सुर के कारण या राग के कारण प्रसिद्ध थे। कौन? तानसेन। तानसेन, ठीक। तो स्वर तंत्रियों में होने वाला कंपन या घोष, कंपन है और घोष है, इसकी उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तान। ठीक है, स्वर तंत्रियों में या तो कंपन होगा या जो घोष है उसका उतार चढ़ाव। ठीक है, वो मैं तो कथकली देखते हो, या शास्त्रीय जो है, शास्त्रीय संगीत सुनना कभी, शास्त्रीय संगीत, उसमें इसका आपको दिखेगा, तान का आपको दिखेगा। ठीक है, कभी एकदम ऊपर ले जाएंगे अपने आवाज को, हाँ, कभी ऐसे ऐसे ऊपर ले जाएंगे, फिर एकदम नीचे करके फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, हार्ट बीट नहीं बोल रहा हूं, अपने आवाज को ये ऊपर और नीचे, ये स्वर में उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, हिंदी तान प्रधान भाषा नहीं है। ये तान प्रधान भाषा नहीं। हिंदी में क्या राम ऐसे थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, कितना प्रयोग करेंगे हम उनका? कभी कभार राम ऐसा करके बोलेंगे। और कुछ भाषाएं तान प्रधान होती हैं क्योंकि उनमें तान के कारण शब्दों के अर्थ में भेद होता है। जैसे मंडारिन, मैंडेरिन बोले या मंदारिन बोले, चीन की भाषा में तान का बहुत महत्व होता है क्योंकि तान के कारण ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी तो जैसे कोई राम बोले तो सिंपल है, जैसे अच्छा वाला वो पीके में एक था। ठीक है, हाँ, अच्छा, अच्छा ऐसा करके, अच्छा ऐसा। तो अच्छा एक ही शब्द है, लेकिन अच्छा को आप इतने प्रकार से बोल सकते हैं कि सबका भिन्न अर्थ निकलेगा। ठीक है, अच्छा हमें सिखा रही है ऐसा करके। ठीक है, ये है। तो ये जो अच्छा शब्द है इसको दिमाग में रखना, किसको बोलने के क्रम में हमारा अर्थ का उसका परिवर्तन होता है। ठीक है, अनुतान,
क्या है? इंटोनेशन, जो भी है। हिंदी में देखो अनुतान, किसी शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण करते समय उसमें सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। पहला क्या था? हाँ, कंपन का उतार चढ़ाव क्या कहलाएगा? तान। लेकिन सुर का उतार चढ़ाव कहलाएगा अनुतान। फिर याद करो, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, ठीक है, हाँ, या वो अरिजीत सिंह, उसका तो और डाइवर्स रहता है एकदम, ठीक है। तो ये सिंगिंग में काम आता है, सिंगिंग, ठीक है। सुर के उतार चढ़ाव से एक लहर सी बन जाती है, इसलिए अनुतान को सुर लहरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लहर बनता है। लहर तो बनता ही है, सुर लहरी भी कहते हैं। जैसे कोई गाना गाता है ना, जब एकदम उसका अनुतान सही हो, वो फटा हुआ बांस नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अगर सही अनुतान से गाना गाए तो लहर इतना रहता है कि लोग आते जाते हैं आते जाते हैं, मतलब उसका आवाज का एक लहर महसूस होता है, ठीक है, ऑरा जिसको बोलते हैं। तो हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, विराम चिन्हों के प्रयोग से अनुतान को आकार दिया जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है, ऐसा है, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो ये दोनों अनुतान का है। उसमें जैसे बहुत सारे गाने हैं जो अगर आप सिंपल पढ़े ना, उसको गाना लगता नहीं है वो, ठीक है। जैसे ये लता मंगेशकर का गाना था कि मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, पत्थर के शीशों को ऐसा करके, इस मोड़ पे जाते हैं, एक गाना है, ठीक है। अब एकदम उसका ना, जो राइटर है वो लेखक है गुलजार साहब, तो एकदम उसका जो राइटिंग है ऐसा लिखे हैं कि गाना लगता ही नहीं है, लेकिन वो जब गाती है लता मंगेशकर तो वो गाना बन जाता है। तो किसी कारण, अनुतान के कारण, ठीक है। चलो, अब इसके नीचे कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। बलाघात, बल धन आघात से बना है बलाघात। बल से आघात करेंगे, अब खंजर से नहीं मारेंगे भाई, आवाज की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसी शब्द का उच्चारण करते समय उसके अक्षर विशेष पर बल दिया जाता है। यह वाक्य का उच्चारण करते समय किसी शब्द पर बल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बलाघात। बस बल देना है किस पे? शब्द पे। तो क्या होगा? बलाघात। अब देखो हिंदी कितना इजी है, बलाघात को आप तोड़ें तो बल धन आघात, बल से आघात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बलाघात। मतलब शब्द में क्या देंगे? जोर देंगे, जोर या जोर, जैसे भी आप, ठीक है, जोर, ऐसा ज वाला जोर, ठीक है। अब इसके भेद क्या हैं? शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात, और क्या? दो ही हैं, ठीक है। और एक होता है निपात, निपात को बाद में पढ़ाएंगे। निपात लगभग मिलता जुलता है, ठीक है, निपात। अब इसके दो भेद होते हैं, एक शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात, वर्ड एसेंट। अच्छा, इंग्लिश में एसेंट बोलते हैं, आप समझ पाओगे, इंग्लिश मीडियम लोग समझ पाएंगे कि एसेंट क्या है। अब वर्ड में एसेंट लगाओ या शब्द में एक्सेंट है क्या? ये एक्सेंट बोलो या एसेंट बोलो, ठीक, जो भी है। हाँ, मैं इसे एसेंट पढ़ रहा हूँ, कई लोग अगर एक्सेंट बोलेंगे तो ठीक है। जैसे पहले हम लोग बोलते थे एक्सेप्ट, फिर बाद में कोई सिखाया कि एक्सेप्ट नहीं है वो, हाँ, वैसा है, ठीक है, एक्सेप्ट। चलो, शब्द बलाघात क्या है? शब्द बोलते समय जब किसी अक्षर पर बल दिया जाता है, किसमें? किसी अक्षर में जब बल दिया जाता है तो क्या है वो? शब्द बलाघात है। बल किसमें देंगे? जब अक्षर में बल देंगे तो शब्द बलाघात, और जब पूरे वाक्य में या उपवाक्य में बल देंगे तो वो वाक्य बलाघात, ठीक है।
जैसे यहां पे देखो, अहमद, अहमद, पुलकित और सलील, सड़क, जैसे लिखो सड़क। अब देखो पूरे शब्द में किस पर बल जा रहा है? अड़ा पे, हाँ। बल किस में जा रहा है? इसमें, तो क्या होगा वो शब्द बलाघात सड़क पे। वैसी ही पंक्ति, पंक्ति, तो जो ता है ना इस पे बल जा रहा है, पंक्ति, ठीक है। तो इसमें होगा सलील, सलील, सरोवर। अब इसमें स्पष्ट है, ये सरोवर में देखो रो है ना, सरोवर, तो र में, रो में जो है बल जा रहा है, इसमें सलील में क्या? हाँ, ली में, ठीक है। वैसे ही अहमद, अह फिर मद, मा में बल जा रहा है, ठीक है। तो ये है, शब्दों के बीच में जब एक ही अक्षर दीर्घ हो, एक ही अक्षर दीर्घ हो, वह बाकी ह्रस्व हो, तो दीर्घ अक्षर पर बलाघात पड़ता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, अमर कंटक। अब जो कन है यहाँ पे, जो कंटक है यहाँ पे देखो, दिख तो रहा है क्या? क्या और बड़ा करूं? ठीक है, दिख जाएगा। ये अमर कंटक पे बल पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या, अमर कंटक, फिर एक कमंडल, फिर गिलास। अब गी तो छोटा हो गया, गिलास जब बोलोगे तो क्या लगता है? गिलास, हाँ। नहीं, ल पे बल पड़ रहा है, गिलास, हाँ। फिर पहाड़, अब यहाँ पे एड़ा पे बल पड़ा है क्या? हाँ पे, पहाड़ ऐसा करके, ठीक है। फिर मकान और मित्रेश, ठीक है, अमितेश जैसा लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं वाक्य बलाघात पे। चलो, यहाँ पे भी अग्नि किंचित भक्त सत्य। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप सिर्फ इतना बोल के देखना कि किसमें बल लग रहा है, फिर समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कौन सा बलाघात है, ठीक है। अब देखो वाक्य बलाघात, सेंटेंस एसेंट। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण पर जोर दिया जाता है तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। वह स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉपर ना नहीं वाले शब्द होंगे। क्या वाले? नहीं वाले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वाला, ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं। वह स्कूल नहीं जाएगा, नहीं पे देखो क्या पड़ रहा है, लेकिन यहां पे केवल नहीं ही पर है क्या? मतलब ये ऐसा है कि वह स्कूल नहीं जाएगा, लगभग लग रहा है कि पूरे शब्द में ही जोर दे रहा है। या ये बोल लो कि ये सब मिलकर ये पूरे शब्द को क्या जोड़ दे रहे हैं, कि वह स्कूल नहीं जाएगा ऐसा करके, ठीक है। फिर अब इसी में बोल रहा है कि दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होगा कि कोई पूछे वह स्कूल जाएगा, आप बोले हो नहीं, वह स्कूल नहीं जाएगा, एक हो गया। वह स्कूल नहीं जाएगा ऐसा, तो इसमें शब्द बलाघात भी होगा और वाक्य बलाघात भी होगा। जब ये नॉर्मल बोलेंगे, कोई पूछेगा वह स्कूल जाएगा क्या, आप बोलोगे कि वह स्कूल नहीं जाएगा, तो इसमें क्या होगा? वाक्य बलाघात, ठीक है। और तुम बता रहे हो कि वह स्कूल नहीं जाएगा ऐसा करके, तब ये नहीं में क्या पड़ रहा है? जोड़ पड़ रहा है, तब वो शब्द बलाघात हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहां तक? बलाघात। अब आ गया निपात। वाक्य बलाघात का एक प्रकार है, क्या है? निपात, हाँ। बलाघात भी आ चुका है सीजीपीएससी मेंस में, और निपात भी आ गया है। बलाघात भी आ चुका है और निपात भी आ चुका है, ठीक है। निपात किसका प्रकार है?
बलाघात का एक प्रकार है, क्या है, निपात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विविध अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का एक वर्ग है जिसे निपात कहते हैं। अब देखो, कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्वभाव से जोड़ देने वाले हैं। ठीक है, कहां तक जाओगे, ऐसा। ठीक है, तो विविध अर्थों में प्रयुक्त होते हैं ये शब्द, और ये क्या है, अपने आप में ये जोड़ देने वाले हैं। जैसे कैसे, तक, तो, न, भर, भला, भी, ही, अभी ही आना, ऐसा, अभी ही आना, ये तुमको ना मैं बताता हूं, ऐसा, मतलब ये इसमें शब्द में है। तो ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाएगा, निपात। ठीक है, निपात शब्द पर प्राय बलाघात रहता है। ये बलाघात रहता है, इसके कारण उसके पूर्व पद में विशिष्टता आ जाती है। जैसे तुम भी घर से चले जाओ, तुम भी, अब भी के होने से क्या हो जाएगा, ये निपात बन गया, बलाघात आ रहा है ना। वो भी चला गया, तुम भी चले जाओ, ऐसा क्या बोलते हैं ना, कोई मुझे नहीं पूछता, तुम ही मत पूछो, ऐसा करके। ठीक है, आप देखो यहां से, तुम ही घर से चले जाओ, अब वो तो नहीं जा रहा है, क्या होगा, तुम ही चले जाओ, हाँ बोलते हैं, या तुम ही आ जाओ। जैसे मेरे जब दो सर बिजी रहते, दोनों सर बिजी रहते हैं, मैं बोलता हूँ अमित भाई तुम ही आ जाओ यार, तो यहाँ पे क्या हो, बलक हाथ हो रहा है ना, बल दे रहा हूं मैं कि रवि नहीं आ रहा है तो तुम ही आ जाओ। अब पहले वाक्य में भी पर बलाघात है, जिसका अर्थ है कि अन्य लोगों के साथ तुम भी घर से चले जाओ। दूसरे वाक्य में ही पर बलाघात, जिसका अर्थ है कि केवल तुम्हें घर से जाना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। निपात किसका प्रकार है जी, बलाघात का ही एक प्रकार है निपात। ठीक है, चलो आगे देखें। अब देखो सिरोरेखा क्या है, सिंपल है, जो सिर पर रेखा होती है, सिर पर लगने वाली या सिर पर लगाने वाली रेखा, किसके सिर पर, वर्ण या शब्द के सिर पर। ठीक है, सिर पर लगाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, सिरोरेखा। जैसे अब देखो, राम घर चला गया, अभी यहां पे देखो मैं लगा दिया, राम घर चला गया। अब यही अच्छा भी दिखता है, साथ में पता भी लगता है कि ये कहां तक इन हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब देखो इसमें क्या क्या आपको थोड़ा नोटेबल पॉइंट, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली सभी भाषाएं शिरोरेखा से युक्त होती हैं। जैसे जहां जहां देवनागरी है वहां क्या होगा, शिरोरेखा, अधिकांश भाषा में। ठीक है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कुछ होगा वो भी आ जाएगा इसमें। अंग्रेजी भाषा में क्या होता है, शिरोरेखा नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में शिरोरेखा नहीं होता, क्या नहीं होता, शिरोरेखा नहीं होता। जैसे कैसे लिखोगे, एंट लिख दिए, शिरोरेखा है क्या, अगर आप इंग्लिश लिख दो, शिरोरेखा है, नहीं है। तो अब इसी इंग्लिश को हिंदी में लिखोगे, तो ये इसमें शिरोरेखा डालना पड़ता है। ठीक है, एक सर थे बचपन में मेरे, क्या बोले थे, क्या आप अंग्रेजी को हिंदी में और हिंदी को अंग्रेजी में लिख सकते हो क्या, ऐसा करके क्या बोले थे, क्या आप हिंदी को अंग्रेजी में और अंग्रेजी को हिंदी में लिख सकते हो क्या, ऐसा बोले थे।
हाँ, तो क्या बोले, उसका मतलब क्या था? मैं जाके लिख दिया। क्या लिखा? ये लिखा मैं। तो हिंदी को अंग्रेजी में और अंग्रेजी को हिंदी में लिखा जा सकता है, याद रखना। ठीक है। चलो, कुछ मात्राएं केवल सिर रेखा के ऊपर लगती हैं। जैसे देखो इसमें क्या की मात्राएं हैं? ए और ए की मात्रा, ओ और औ की मात्रा केवल सिर रेखा के ऊपर लगती हैं। तो सिरो रेखा का क्या होगा? महत्व होगा ना। और कुछ मात्राएं सिर रेखा के हमेशा नीचे लगेंगी। जैसे आ नीचे ही लगेगा, ऊ री जो है। कुछ मात्राएं सिर रेखा के ऊपर नीचे दोनों लगती हैं। जैसे देखो, ये वाला थोड़ा नया होगा। ये सिर रेखा के ऊपर भी लगेंगी और नीचे भी। जैसे ये देखो ई, ये वाला, फिर बड़ी ई, ऐसा, फिर ओ औ। अच्छा, ओ और औ किस में आएगा? दोनों में आएगा भाई। दोनों, ऊपर नीचे दोनों रहता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक किया था मैं। चलो अब उच्चारण। वर्णों को हम जिस प्रकार से बोलते हैं वह उसी प्रकार से उच्चारित होती है और उसी प्रकार से लिखते भी हैं। ठीक है। जैसे ज्ञान को लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं ना। और बाद में क्या लिखे? ऐसे ज्ञान। ये देखो, यहां से अपभ्रंश आ जाता है। जबकि ये क्या है जी? जा प्लस या इज इक्वल टू क्या होगा? ज्ञा। ठीक है। तो ये वाला सही हुआ ना। तो उच्चारण भी करेंगे तभी तो। भाषा का शुद्ध लेखन भी शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। अशुद्ध उच्चारण होगा तो लिखावट भी हमारा क्या होगा? अशुद्ध होगा। और कहीं कहीं तो अशुद्ध को ही शुद्ध मान लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, शुद्ध अशुद्ध। जैसे देखो, अशुद्ध और शुद्ध। आगामी, आगामी। आधार, आधार। आलोचना, आलोचना। ये क्या है? इस पर शुद्ध है, इस पर अशुद्ध है। जैसे संसारिक नहीं होता, क्या होता है? सांसारिक। साप्ताहिक नहीं होता, क्या होता है? साप्ताहिक। ठीक है। अब मात्रा को देखते हैं। हिंदी में स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, स्वतंत्र प्रयोग और व्यंजन के साथ में प्रयोग। तो स्वर ही मात्रा में बदलते हैं जब व्यंजन उसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। और जहां पे दो स्वर हो तो एक हमेशा मात्रा में रहेगा और एक अपने मूल स्वरूप में रहेगा, जैसा वो लिखा जाता है। जैसे भिलाई, क्या? भिलाई, ये याद रखना भाई। आगे बढ़ें। मात्राएं, हिंदी में कितनी मात्राएं हैं? मूल स्वर कितने हैं? इनकी मात्रा कितनी है? 10। कौन सा छूटा है? अ, नॉट आ। ठीक है। अ छूटा है। अ की मात्रा नहीं होती है। या कुछ लोग मानते हैं कि ये सिरो रेखा है, उसको ही मात्रा मान लेते हैं अ का। ये जो है ऐसा है ना, उसको जैसे का लिखा है तो इसको। ठीक है। यहाँ पे देखो अ की मात्रा नहीं होती। बाकी ये देखो, आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है। कुल कितना हो गया? 10 मात्रा और 11 स्वर। अब द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, जबकि स्वर रहित व्यंजन का अपने ही समरूप स्वर युक्त व्यंजन में दो बार अगर आ जाए, तितली आ गई है। ठीक, चली भी गई। ठीक है। क्या मैं बोल रहा था? जबकि स्वर रहित व्यंजन का अपने ही समरूप स्वर युक्त व्यंजन में मेल होता है तो क्या होता है? द्वित्व। द्वित्व। जैसे क का क से मेल हुआ तो क्या होगा? हाँ, मतलब डबल का। ठीक है। जैसे पक्का, सिक्का, धक्का। हाँ, चा का चा से मेल होगा तो डबल चा होगा। ठीक है। या उसका द्वित्व हो जाएगा, क का द्वित्व।
त का द्वित्व और प का द्वित्व। जैसे त का में कुत्ता, पत्ता, गत्ता, प में चप्पा चप्पा, ठप्पा ठप्पा, और ये कुप्पा, ठीक है। और च में बोलेंगे तो लुच्चा, कच्चा, ठीक है। ल में लल्ला, बल्ला, पिल्ला, छल्ला, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? द्वित्व। ये मेंस में आ चुका है सीजीपीएससी के, सीजीपीएससी मेंस। दो नंबर का आता है, क्या है द्वित्व व्यंजन करके, 2 मार्क्स। तो क्या लिखोगे? जब किसी स्वर रहित व्यंजन का अपने ही समरूप स्वर युक्त व्यंजन से मेल होता है तो द्वित्व हो जाता है। पहला क्या रहेगा? स्वर रहित होगा, ये स्वर रहित, इसके बाद वाला स्वर युक्त होगा तो मेल हो जाएगा, तो क्या होगा? द्वित्व। क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन। जैसे पक्का, सिक्का, धक्का, कच्चा, ये सब क्या होगा? द्वित्व व्यंजन। कहाँ पे? देखो यहाँ पे, ठीक है। ये ठप्पा में देखो, ये बता दिया था क्या ये? अनुसार अनुनासिक, ठीक है। संयुक्त अक्षर, चलो एक बार और देख लेते हैं। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर, हमारे जो हिंदी में कितने संयुक्त अक्षरों को मान्यता प्रदान किया गया है या वर्णमाला में शामिल किया गया है? कितने हैं ऐसे संयुक्त वर्ण? कितने हैं जी? कितने हैं संयुक्त वर्ण? डब्बा भूल गई, 4 हैं। कितने हैं? क्या क्या है? छ, त्र, ज्ञ और और कुछ याद आया? क्षत्र, ज्ञ, श्र, इनको क्या शामिल किया गया है? जैसे क्षत्रिय, त्र से क्या? त्राटक, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, ठीक है। याद रहेगा? हाँ। अब मुझे बता दो कि छ किससे मिलकर बना है? पूरा डब्बा बोल रही हैं कि सर टेस्ट लो करके, बताओ। और हाँ, इच्छा किससे मिलकर बना है? क प्लस स से, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़े। वो किससे मिलकर बना है? त्र से, त और र से। और ज्ञा किससे मिलकर बना है? ज प्लस यहां से मिलकर बना है, हुआ। फिर आगे स्र किससे मिलकर बना है? ठीक है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखे हैं? बिहारी और यूपी में वहां पे जो चलता है ना, वहां पे इसको स लिखते हैं। स को क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? स है, और र ऐसा र डाल देते हैं। तो देखना श्रृंगार कैसे लिखते हैं? ये ओरिजिनल है, ये शुद्ध रूप में श्रृंगार है। जबकि जो लोग ये लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं, ये गलत है, गलत है ये, ठीक है। ये सही है श्रृंगार। श प्लस ऋषि का री, श्रृंगार। और ये व्यापा में पूछता है सही वाला, ठीक है। अगर हिंदी में आएगा तो 1 नंबर का पक्का आएगा, इसलिए बारीकी से, क्योंकि यही 1 नंबर मिला के आपका पॉइंट में नंबर या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो जहां पे 2 अक्षर या अगर एक स्वर रहित व्यंजन का मेल किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन से होता है, देखो, जब 2 व्यंजन एक स्वर रहित हो और एक स्वर के साथ में हो, दोनों मिले तो क्या होगा? द्वित्व। 2 समान हो तो, जबकि 2 भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा? संयुक्त। समझ गए? सेम परिभाषा, बस एक में समान व्यंजन होंगे, एक में असमान।
पहला वाला स्वर रहित होगा और इसके बाद वाला स्वर के सहित होगा। जैसे क और या मिले तो क्या बना, क्या। और देखो स्वच्छ में जो च छ है, फिर त्या त्याग का, फिर विद्यार्थी दिया, फिर प्यारा। अब ऐसे ही दिया का क्या बन जाता है, ऐसा बन जाता है ना, ये देखो ऐसा मिला देते हैं। ब्रह्मा में लिखते हैं, ब्रह्मा कैसे लिखते हो ब्रह्मा को, ये ब्र, फिर ऐसा डाल के ऐसा लिखते हो, ऐसा ब्रह्मा, याद आया। तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर। ठीक है, चलो थोड़ा सा बच गया, उसको देखते हैं और आगे। ये तो मैं बता दिया था, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अक्षर और वर्ण। अच्छा, अक्षर और वर्ण में क्या डिफरेंस है, इसको एक बार देख लो थोड़ा सा, तो बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अक्षर को क्या बोलते हैं, सिलेबल। वर्ण मतलब लेटर। देखो ये पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में पर्यायवाची नहीं है, इसमें कुछ अंतर है। जैसे अक्षर उच्चारण को व्यक्त करता है, अक्षर क्या करता है, उच्चारण को व्यक्त करता है, जबकि वर्ण लेखन को व्यक्त करता है। ये वर्ण क्या है, ध्वनि का दृश्य रूप है, और अक्षर क्या है, उच्चारण का ध्वनि रूप है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। वर्णों की संख्या कितनी है, किसमें, हिंदी भाषा में। ठीक है, इंग्लिश में, अब उनके यहाँ स्वर भी इसी में शामिल हो जाता है 26 में। ठीक है, हाँ, फिर चलो बाकी अगला जो है फिर करेंगे। अभी आपका मैथ्स का क्लास होगा, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।